अब आवाज आ रही है? जी अब आ रही अब है मेरी जहाँ आवाज? से। हाँ भाई जी भाई साहब साहब ठीक अब आ है। रही है, चली गई तो आज। हाँ ठीक है, ठीक है। तो 1956 में भाषा और प्रांत रचना शुरू हुई और जो अभी तक पूरी नहीं हुई है, अभी भी चल रही है। दीनदयाल जी संघात्मक शासन के स्थान पर भारत का एकात्म शासन, जो कि पंचायतों तक विकेंद्रित हो, इसकी वकालत करते थे। और वे संघात्मक के स्थान पर एकात्म शासन, इसका पक्ष जब संविधान बन रहा था तब उन्होंने लिखा। और उनका जो अंतिम भाषण, जब वो अध्यक्ष बने तब कालीकट में हुआ, तब भी उन्होंने उसकी प्रस्तावना की। भारतवर्ष को संघात्मकता से मुक्ति पानी चाहिए और एकात्म शासन होना चाहिए। 57 का चुनाव हुआ। अब डॉक्टर मुखर्जी जैसा कोई बड़ा नेता नहीं था, जनसंघ के नौजवान लोग थे। और चुनाव के समय कुछ लोगों के ऐसी इच्छा हुई कि जनसंघ चुनाव लड़ेगा तो चुनाव हारेगा। तो ऐसी अवस्था में जो अपनी शक्ति है, उस शक्ति को कुछ स्थानों पर केंद्रित किया जाए, कुछ यूपी में, कुछ मध्य प्रदेश में, और जिसमें हम चुनाव जीतकर संसद में पहुंचे तो हमारी ताकत बढ़ेगी। और ये प्रस्ताव आया कि हम लोग चुनाव जीतने के लिए चुनाव लड़ें। दीनदयाल जी ने कहा, अभी हम चुनाव जीतने के लिए चुनाव नहीं लड़ेंगे। अभी हम चुनाव इसलिए लड़ेंगे कि संपूर्ण देश में हमारी विचारधारा और हमारा नेतृत्व ये लोगों के सामने प्रस्तुत हो। अपने नेतृत्व और विचार को प्रस्तुत करने के लिए हम चुनाव का उपयोग करेंगे। और इसलिए उन्होंने कहा कि हम सारे देश में चुनाव लड़ेंगे। परिणाम हुआ कि जनसंघ जमानतें जब्त करवाने वाला देश का सबसे बड़ा दल बन गया। लेकिन इसका परिणाम सामने आया कि जिस संसद में द्विराष्ट्रवादी, बहुराष्ट्रवादी उनका बहुमत था, वह क्रम से घटता चला गया। 52, 57, 62 और 67 इन चुनावों में 1967 का चुनाव ये दीनदयाल जी का अंतिम चुनाव था। और तब तक भारतीय जनसंघ नंबर 2 का दल बन गया। और जब हम इतिहास को लौटकर देखेंगे तो हम देखेंगे कि कांग्रेस 52 में जहां थी उससे बहुत पीछे गई, सोशलिस्ट 52 में जहां थे बहुत पीछे गए, कम्युनिस्ट 52 में जहां थे उससे बहुत पीछे गए, स्वतंत्र पार्टी भी पैदा हुई, बहुत पीछे गई। और 67 में जनसंघ भारत में नंबर 2 का दल बन गया। दीनदयाल जी ने इस देश में एक अखिल भारतीय दल खड़ा करना है, इस मानस से काम शुरू किया। संसद में जाकर सत्ता में सहभागी होना यह सेकेंडरी है, हमको अखिल भारतीय कैडर खड़ा करना है, संपूर्ण देश में विचार फैलाना है। यह सोच करके उन्होंने पार्टी बनाई। और हम देखते हैं कि आजादी के बाद जितनी पार्टियां बनी, उन पार्टियों में जनसंघ या बीजेपी ही ऐसी पार्टी है जो अखिल भारतीय बन सकी। इसके अलावा सभी पार्टियां क्षेत्रीय रह गई, भाषिक रह गई, कोई पार्टी अखिल भारतीय नहीं बन सकी। ये दीनदयाल जी का दाय है कि भारत के पास एक अखिल भारतीय पार्टी है। आजादी के आंदोलन में एक अखिल भारतीय पार्टी दी थी कांग्रेस, आजादी के बाद एक अखिल भारतीय पार्टी दी दीनदयाल उपाध्याय के कर्तृत्व ने, राष्ट्रवाद और विचार के अधिष्ठान पर। दीनदयाल जी की ये जो राजनीतिक यात्रा है, उसमें सबसे बड़ा मुद्दा, जनसंघ या दीनदयाल एकमात्र नेता हैं जिन्होंने आजादी के बाद राष्ट्रीय अखंडता को मुद्दा बनाया। जैसे कश्मीर का आंदोलन हुआ, वैसे ही बड़ा आंदोलन हुआ बेरुबाड़ी का। बेरुबाड़ी बंगाल का एक गांव है
जो पाकिस्तान को दे दिया गया, छोटा गांव था, शायद उसकी चर्चा भी न होती, लेकिन दीनदयाल जी ने उसे आंदोलन का मुद्दा बनाया। बंगाल की सरकार के लिए, बंगाल के संविधान सभा के लिए ये संभव नहीं हुआ कि वो उसकी उपेक्षा कर सके, इसलिए, और वो ये भी संभव नहीं था कि बंगाल की संविधान विधानसभा इसको स्वीकार कर सके, इसलिए कांग्रेस की विधानसभा, बंगाल की कांग्रेस के प्रधानमंत्री के द्वारा दिए गए बेरुबाड़ी गांव के प्रस्ताव के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पास हुआ। जिस तरह से कश्मीर का आंदोलन देश भर में हुआ, उसी प्रकार से बेरुबाड़ी का आंदोलन भी देश भर में हुआ। देश भर में नारा लगा, ना देवो ना देवो, बेरुबाड़ी ना देवो। और परिणामतः भारत के राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने की जरूरत पड़ी कि क्या भारत का प्रधानमंत्री भारत की कोई टेरिटरी किसी देश को दे सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सलाह दी, यह संभव नहीं है, ये नहीं हो सकता। दुर्भाग्य यह हुआ कि एक और दीनदयाल उपाध्याय बेरुबाड़ी के आंदोलन को अखिल भारतीय बना रहे थे, और दूसरी ओर भारत की संसद संविधान का संशोधन करके बेरुबाड़ी के दान को लीगलाइज कर रही थी। उस समस्या का समाधान भी कालांतर में बहुत देरी से हुआ, लेकिन देश की अखंडता के मुद्दे को दीनदयाल जी ने देश में जीवित रखा। आवाज सब नहीं आ रही है, तो क्या करना चाहिए मुझको? अब आ रही है क्या? तो आवाज आ रही, उनको नहीं आ रही, आप आ रही, कंटिन्यू करिए आप। आ रही आ रही। हाँ, उनको कुछ व्यक्तिगत समस्या हो रही है, आपकी आवाज आ रही भाई, तब बोलिए। देश से अंग्रेज चले गए तो देश आजाद हो गया, ऐसा माना गया। और तब जो लोग नेतृत्व कर रहे थे देश का, उनके मस्तिष्क में भारत यानी क्या? तो उनके मस्तिष्क में था भारत यानी ब्रिटिश इंडिया। भारत यानी ब्रिटिश इंडिया था, जो ब्रिटिश राज करते थे वो भारत, और इंडिया इंडिपेंडेंट एक्ट में जितना भारत हमको मिल गया वो भारत, इसके अलावा भारत नहीं। दीनदयाल जी इसके शुरू से खिलाफ थे, और इसलिए ये कहा गया कि अंग्रेज चला गया लेकिन पुर्तगीज अभी देश में है, फ्रेंच साम्राज्य अभी देश में है। गोवा में पुर्तगीज थे, पांडिचेरी में फ्रांस था। तो दीनदयाल जी ने पुर्तगीज और फ्रेंच कॉलोनीज को आजाद किया जाए, ये भारत के अभिन्न अंग है और इनकी मुक्ति होनी चाहिए, इसके लिए आंदोलन चलाया। इस देश के समाजवादी आंदोलन डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, उन्होंने भी इसका समर्थन किया। और जिस तरह से कश्मीर में अखिल भारत सत्याग्रही गए, वैसे ही जगन्नाथ राव जोशी के नेतृत्व में 100 सत्याग्रहियों का जत्था अखिल भारतीय, जिसमें सब प्रदेश के लोग थे, पुर्तगाल गोवा में घुसा, उनको जेल हुई, 3 लोग शहीद हुए, कुछ लोगों को आजीवन कारावास हुआ, देश में दबाव बना और परिणामतः पुलिस कार्रवाई होकर गोवा मुक्त हुआ। अरविंद आश्रम की श्री मां के हस्तक्षेप करने से फ्रांस को छोड़ना पड़ा पांडिचेरी, वह भी आजाद हुआ, और दीनदयाल उपाध्याय के नेतृत्व में गोवा और पांडिचेरी पुर्तगाल और फ्रांस की गुलामी से मुक्त हुए। दीनदयाल जी अपने कैडर को राष्ट्रवादी, राष्ट्रभक्ति की मांगों के लिए सक्रिय होने और सक्रिय करने को प्रेरित करते थे, लेकिन राजनीति केवल राष्ट्रवादी विचारों से आगे नहीं बढ़ती। और इसलिए एक आक्षेप जनसंघ पर लगता था कि जनसंघ के पास कोई अर्थनीति नहीं है, उसको तो गंगा बचाओ, हिमालय बचाओ, गोमाता बचाओ, कश्मीर बचाओ, पुर्तगाली हटाओ, पांडिचेरी करो, यही इनके पास है। इनके पास कोई
अर्थनीति नहीं है। एक छोटी सी घटना है, थोड़ी मजाक की सी भी है वो, कि एक कार्यकारिणी में कार्यकर्ताओं ने यह कहा कि सब लोग कहते हैं जनसंघ के पास कोई अर्थनीति नहीं है, जनसंघ के पास केवल भावुक मुद्दे हैं और इसलिए हमारे पास अर्थनीति होनी चाहिए। दीनदयाल जी ने इस बात को सुना और सुनकर के अगली बैठक उन्होंने नागपुर में एक अभ्यास वर्ग के रूप में की और दीनदयाल जी पुस्तकें लेकर के आए, चौक बोर्ड लेकर के आए और दिन भर इकोनॉमी क्या होती है पढ़ाना शुरू किया और भारत की अर्थव्यवस्था कैसे होनी चाहिए। शाम तक लोग थोड़ा बोर हो गए क्योंकि इकोनॉमिक्स तो रूखा विषय होता है। तो शाम को बैठे थे ऐसे ही, तो पंजाब के हमारे बड़े विख्यात नेता थे, उन्होंने दीनदयाल जी को कहा, दीनदयाल जी क्या कर रहे हैं ये? तो कहा, जगदत्त जी ये तो सबने कहा है अर्थनीति होनी चाहिए, तो अर्थनीति समझना चाहिए, इसके लिए कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा, नहीं पंडित जी आप ऐसा गलत समझते हो, हमने तो ये कहा था कि अर्थनीति होनी चाहिए, नहीं है तो ठीक नहीं है, आप बता दीजिए कि है तो हमारे लिए पर्याप्त है, हम बाकी बातें कर लेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अर्थनीति न हो और हम कहते मार्केट में है, इसलिए आप हमको क्यों तंग कर रहे हैं। दीनदयाल जी ने उसी समय 57 और 58 में ही 2 पुस्तकें लिखी। एक पुस्तक उन्होंने कलकत्ता के नेशनल लाइब्रेरी में जब बैठ करके लिखी, उस पुस्तक का नाम है टू प्लान्स, प्रॉमिसेस, परफॉर्मेंस, पर्सपेक्टिव, अंग्रेजी में ये किताब, जिसमें भारत की दोनों पंचवर्षीय योजनाओं की समीक्षा है। इस पुस्तक की विशेषता यह थी कि पुस्तक लिखने वाला तो नेता विपक्ष का है, विरोधी नेता है, लेकिन उन्होंने किताब जिस प्रकार लिखी है उसमें वो विरोधी नेता है ऐसा नहीं लगता है, वो एक समीक्षक है ऐसा लगता है। और इसलिए तब जो योजना आयोग के अध्यक्ष थे उन्होंने योजना आयोग के अफसरों को वो किताब भेजी और एक पत्र लिखा कि मैंने इन दोनों योजनाओं की ऐसी समीक्षा कहीं नहीं पढ़ी। वो दिखा रहे त्रिलोचन जी के हाथ में है टू प्लान्स। तो और इसलिए उन्होंने सबको कहा ये पढ़ना चाहिए, और ये अंग्रेजी में थी, थोड़ी तकनीकी थी इसमें। तो उन्होंने दूसरी पुस्तक हिंदी में लिखी, उस पुस्तक का नाम है भारतीय अर्थनीति विकास की एक दिशा। तो उस वक्त जो भारत की स्थिति थी वह भारत एक प्रकार से रूस की अर्थनीति के प्रकाश में आगे बढ़ रहा था। रूस की पंचवर्षीय योजनाओं के नकल में हमने पंचवर्षीय योजनाएं बनाई थी। समाजवाद और पूंजीवाद का झगड़ा था, उसमें हमने अपने आप को मिक्स इकोनॉमी कहा था। समाजवाद से हमने